नमस्कार, आपका स्वागत है जास हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। केंद्र सरकार ने अपने ई गवर्नेंस मॉडल में नई क्रांति लाने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इसके तहत सभी सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पड़े करोड़ों डेटा का सुपरफास्ट मॉडल टूल्स के जरिए कभी भी एनालिसिस हो सकेगा। टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों का मानना है कि 1625 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को आसान भाषा में चैट जीपीटी का स्वदेशी संस्करण कहा जा सकता है। इसमें केंद्र व राज्य के सभी विभागों में पड़े सभी तरह के डेटा का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। जानकारी के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस मॉडल में दूसरे चैट बॉट मॉडल जैसी खामियां नहीं होंगी, क्योंकि इसे फैक्चुअली सही डेटा मिलेगा और ये ओपन सोर्स पर निर्भर नहीं होगा। सरकारी मशीनरी में जमा हो रहे तमाम डाटा इस सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म को मिलेंगे, लिहाजा फैक्ट्स पर संदेह की गुंजाइश नहीं बचेगी। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को इंडिया एआई नाम दिया है। इसमें लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए देश की 3 अलग अलग यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा चुके हैं। इन सेंटर्स को एकेडमिक, उद्योगों, स्टार्टअप्स आदि के सभी मंचों से जोड़ा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इसके लिए विशेषज्ञों के अलग अलग वर्किंग ग्रुप भी बनाए जा चुके हैं। इस प्रोजेक्ट से देश के सभी सीसीटीवी कैमरे लाइव जुड़ेंगे। इससे फेशियल रिकॉग्निशन आसान हो जाएगा। एक आईटी अफसर ने बताया कि सरकारी डिजिटल डेटाबेस में ये चैटबॉट डेटा ग्रिड की तरह काम करेगी। इस प्लेटफॉर्म से केंद्र सरकार के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जैसे आधार डाटा, यूपीआई, ई साइन और डिजी लॉकर भी जुड़ जाएंगे। एआई एल्गोरिदम से मिलने वाले विश्लेषण में सबसे बड़ी चुनौती जातीय, धार्मिक और नस्लीय भेदभाव से बचने की है। अमेरिका में ताजा अध्ययनों में देखने को आया है कि फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक श्वेत अश्वेत में भेद करती है। धार्मिक मामलों में भी भेदभाव देखने में आया है। भारत जाति, वर्ग और सामुदायिक विविधता के लिहाज से बेहद व्यापक है, इसलिए विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसमें भारत की जरूरतों के हिसाब से एआई फिल्टर लगाने की जरूरत है। भारत में बुलेट ट्रेन पर पिछले कई सालों से काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए जापान की रेलवे टेक्निकल सर्विसेज मदद कर रही है। जापान रेलवे टेक्निकल सर्विसेज के 20 स्पेशलिस्ट की एक टीम मुंबई अहमदाबाद एचएसआर कॉरिडोर के लिए 1000 भारतीय इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को हाई स्पीड रेल ट्रैक बिछाने की ट्रेनिंग देगी। जापान की कंपनी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत लंबे समय तक ट्रैक को काम करने लायक बनाने के लिए बिना गिट्टी के स्लैब ट्रैक बनाने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। ट्रैक को बनाने के लिए जापानी अधिकारियों ने कहा कि केवल ट्रेंड और सर्टिफाइड इंजीनियर ही ट्रैक बनाने की जगह पर काम करेंगे। जापान रेलवे टेक्निकल सर्विस शिंकानसेन एचएसआर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने में मदद करेगी। रेलवे ट्रैक एचएसआर टेक्नोलॉजी सिस्टम से ही बनाई जा सकती है। इसको बनाने के लिए हाई लेवल के साथ साथ सटीकता भी काफी जरूरी है, जो शिंकानसेन ही देने में मदद करेगी। जापानी कंपनी 15 अलग अलग ट्रैक्स पर काम कर रही है। इसके लिए साइट पर मैनेजमेंट करने के तरीकों को लेकर लोगों को ट्रेनिंग देगी। इन साइट्स पर ट्रैक स्लैब बनाने के काम, कंक्रीट ट्रैक बिस्तर बनाने के तरीके शामिल हैं। इन सब चीजों के लिए जरूरी ट्रेनिंग और आइडिया देने का काम जापानी कंपनी करेगी। इसके लिए सूरत डिपो में विशेष रूप से 3 ट्रेल लाइन के साथ एक ट्रेनिंग फैसिलिटी की भी शुरुआत की गई है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजेंद्र प्रसाद ने जापानी कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग देने के बाद पर कहा कि ये भारतीय इंजीनियर्स और तकनीशियनों के लिए जापानी हाई स्पीड रेल ट्रैक स्लैब सिस्टम तकनीक सीखने का एक सुनहरा अवसर है। इस परियोजना में 1000 से अधिक भारतीय इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को 20 जापानी विशेषज्ञों की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी। कनाडा के शहर टोरंटो में रेडियो डिशूम और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया टोरंटो के सहयोग से पहली बार मिलेट फेयर और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा का आयोजन बड़े पैमाने पर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत तरीके से दीप प्रज्वलित करके हुई। कार्यक्रम में भारत के 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 40 प्रकार के मिलेट से बने पारंपरिक व्यंजन शामिल हुए। सभी होम कुक्स अपनी परंपरागत पोशाक में सुसज्जित थे और सभी के खाने की प्रस्तुति में क्षेत्र प्रभाव दिखाई गई। लगभग 500 से ज्यादा आमंत्रित अतिथियों ने खाने पीने की चीजों का आनंद लिया। सभी लोग मिलेट से बने व्यंजन और विभिन्न राज्यों की इतनी सारी डिशेस देखकर
और खाकर बहुत ही हैरान थे। इसके बाद सभी होम कुक्स ने एक अनूठा और निराला फैशन शो किया। लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट और उनके शोर से जाहिर था कि वो सभी बहुत उत्साहित थे। इस कार्यक्रम में 2 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक के प्रतिभागियों ने अनोखी भारत के स्वतंत्रता संग्राम एक गाथा की प्रस्तुति की, जिसका निर्माण और निर्देशन लखनऊ की सौम्या मिश्रा ने किया। लोग मंत्रमुग्ध हो पूर्ण निस्तंभता से इस नाट्य मंचन को देख भाव विभोर हो उठे। पूरा हॉल भारत माता और वंदे मातरम के जयकारे से गूंजने लगा। इस नाटकीय कथा के संपादन में लगभग 3 साल का समय लगा। इसमें 80 स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख था और अधिकतर वो अज्ञेय संग्राम के हीरो शामिल थे, जिनके बारे में लोगों ने कभी भी नहीं सुना था। इसके बाद मिलिट्री रेसिपी बुक का डिजिटल अनावरण भारत की प्रधान काउंसिलाधीश अपूर्वा श्रीवास्तव और कार्यक्रम की आयोजक सौम्या मिश्रा ने किया। इस किताब में होम कुक्स की 34 व्यंजन विधियां शामिल हैं, जिन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है, इस विचार से कि लोग इसे पढ़कर मिलेट का प्रयोग अपने जीवन शैली में ज्यादा से ज्यादा करेंगे। एशियन गेम्स से पहले भारत की चेस खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल शानदार ले में चल रही हैं। उन्होंने पिछले 2 महीनों में 4 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेले हैं। इस दौरान उन्होंने फाइट रेटिंग में 61 अंक हासिल किए हैं। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर वो देश की तीसरी सबसे बेहतरीन रैंकिंग वाली खिलाड़ी बन गई है। महिला ग्रैंड मास्टर वंतिका के पास 2428 रेटिंग अंक हैं, जबकि हरिका के पास 2501 और हम्पी के पास 2567 अंक हैं। वंतिका ने बुडापेस्ट में अपना तीसरा और अंतिम IIM मानदंड हासिल किया और शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली 11वीं भारतीय महिला बन गई हैं। उनका चयन चीन के हांगझो में होने वाले एशियाई खेलों के लिए किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में भी उनसे काफी उम्मीदें होंगी। वंतिका पिछले महीने स्पेन में मेनोर्का ओपन में महिला चैंपियन बनी थी। उन्होंने जनवरी 2023 में कोल्हापुर में आयोजित राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप में कांस्य पदक और फरवरी 2023 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए स्वर्ण पदक जीता था। वो 2022 में 44वें शतरंज ओलंपियाड में भारत की दूसरी टीम के लिए पहले बोर्ड में खेली थी और IIM मानदंड हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थी। वंतिका ने 2021 में महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया था और राष्ट्रीय महिला चैंपियन बनी थी। उन्होंने इसी साल फाइट बिनेंस पी स्कूल कप में अपनी स्कूल SRCC के लिए स्वर्ण पदक जीता था। 2020 में वो चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। वंतिका को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित कर चुके हैं और खेल में उनकी उत्कृष्टता के लिए पूर्व भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया था। दर्दनाक इंजेक्शन और दवा देने के बोझिल तरीकों को आपको जल्द ही अलविदा करना पड़ सकता है, क्योंकि MIT शोधकर्ताओं ने वेरेबल पैच विकसित किया है, जिससे अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग कर स्किन के जरिए दर्द के बिना दवाई शरीर में पहुंचेगी। यह अत्याधुनिक तकनीक विभिन्न प्रकार की त्वचा विकार के उपचार में क्रांति ला सकती है। साथ ही चिकित्सा और कॉस्मेटिक इस्तेमाल के लिए टारगेट दवा वितरण की पेशकश भी कर सकती है। स्किन के जरिए दवा वितरण एक अच्छा तरीका है जो जरूरत के स्थान पर सीधे प्रशासन की अनुमति देता है। हालांकि इसकी सख्त बाहरी परत के कारण त्वचा के माध्यम से दवाओं को पहुंचाना हमेशा एक चुनौती रही है। ये पहनने वाला पैच स्किन में छोटे चैनल बनाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है, जिससे दवाओं को दर्द रहित तरीके से पहुंचाया जा सकता है। इस अभिनव दृष्टिकोण को हार्मोन, मांसपेशियों को आराम देने वाली और अन्य दवाओं के लिए अनुकूल माना जाता है, जो रोगियों और उपभोक्ताओं को आराम और नियंत्रण प्रदान करें। ओरल या इंट्रावेनस प्रशासन जैसी पारंपरिक दवा वितरण विधियों रोगियों के लिए अक्षम और असुविधाजनक हो सकती हैं। इस अल्ट्रासोनिक पैच के साथ दवाएं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को बाईपास करती हैं और अधिक लक्षित और केंद्रित दवा वितरण अनुभव प्रदान कराती हैं। हल्का पहनने योग्य पैच डिस्क के आकार के पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के साथ एम्बेडेड होता है, जो विद्युत धाराओं को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सक्रिय होने पर ये ट्रांसड्यूसर द्रव में दबाव तरंगें उत्पन्न करते हैं, जिससे बुलबुले बनते हैं जो त्वचा के खिलाफ फट जाते हैं। फटने वाले बुलबुलों से पैदा होने वाले माइक्रोजेट त्वचा की सख्त बाहरी परत में घुस जाते हैं, जिससे दवाएं शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। शोधकर्ताओं ने कई सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर में पाए जाने वाले
बी विटामिन का उपयोग करके डिवाइस का परीक्षण किया। अल्ट्रासाउंड पैच का उपयोग करते समय त्वचा में प्रवेश करने वाली दवा की मात्रा अल्ट्रासोनिक सहायता के बिना त्वचा से गुजरने वाली मात्रा से 26 गुना अधिक थी। तेलंगाना में करीमनगर से ताल्लुक रखने वाली 43 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अन्नम राज सरिता ने हाल ही में नेपाल से माउंट एवरेस्ट के साउथ बेस कैंप तक पहुंचने के अपने सपने को पूरा किया है। वो समुद्र तल से 17,598 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे। सरिता को बचपन से ही ट्रेनिंग का शौक रहा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने 8 अप्रैल को अपनी चढ़ाई शुरू की थी और 19 अप्रैल को बेस कैंप पहुंची। पहाड़ पर चढ़ने के बाद सरिता अपने दोस्तों से मिलने अपने होम टाउन करीमनगर पहुंचे। सरिता और उनके पति अन्नम राज वेंकटेश्वर राव वर्तमान में कैलिफोर्निया में रहते हैं, जहां वो एक मल्टीनेशनल फाइनेंस सर्विस कंपनी में काम करती हैं। सरिता इससे पहले भी ट्रेनिंग कर चुकी हैं। उन्होंने इससे पहले पेरू में 5 दिनों के भीतर माचू पिच्चू की ट्रेनिंग की थी। उनका कहना है कि उनका जुनून पहाड़ों पर चढ़ना है। अपने जीवन में संतुष्टि के लिए वो एक लक्ष्य निर्धारित करती हैं और इसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश लगाती हैं। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस्ट हिंदी। और अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।